बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर थ्योरी के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है एलसीएम ऑफ के ए एंड के बी कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों और उनमें से कोई नंबर कॉमन आ सकता है तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं के, यानी ये देखें के हमें दोनों के अंदर दोनों का फैक्टर है के, तो जो के होगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे और एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम ऑफ ए बी, इसका प्रूफ मौजूद है। एलसीएम ऑफ ए बी ले लेंगे, उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम होगा एलसीएम ऑफ के ए एंड के बी के। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास ये होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, हमारे पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है। लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है 25x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 100, और हमें पूछा गया है कि आप ये बताएं कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेंगे तो इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में आप लोग याद रखें कि अगर हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंस हो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो a और m होगा इन दोनों का GCD फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी फाइंड d इज इक्वल टू GCD ऑफ a और m का GCD फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये जो d आया, यानी d क्या चीज़ है, GCD ऑफ a एंड m, अगर ये d डिवाइड करेगा b को, जो b हमारे पास लिखा होगा कॉन्ग्रुएंस के अंदर, अगर ये d उसको डिवाइड करेगा, यानी हम कहेंगे कि इफ d डिवाइड्स b देन द congruence has solution और solutions, यानी उस वक़्त जो हमारी कॉन्ग्रुएंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी, और अगर d b को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर ये जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होगी इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अब हम आते हैं कि कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों ये जो GCD होगा इसका a और m का, जितना भी ये GCD आएगा उतने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हम GCD ऑफ a एंड m फाइंड आउट करते हैं और वो आता है 2, तो इसका मतलब है ये जो कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये a और m जो हैं ये रिलेटिवली प्राइम है, GCD ऑफ a एंड m जो है वो 1 आ जाता है, तो इस वक्त इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये मैंने आपको जो लिख के दिया कि आपके पास अगर GCD ऑफ a एंड m इज इक्वल टू कोई नंबर d ही आ जाता है, तो ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमारे पास होगी इसके d इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो उस वक्त हम d सोल्यूशंस को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 25x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 100, ये इसको आप दोबारा से एक दफ़ा डिवाइड करके देख लें कि अगर हम सबसे पहले a और m का GCD फाइंड आउट करेंगे, वो जितना भी आएगा उसको डिवाइड करके देखेंगे, वो उसको एज अ डिवाइज़र लेंगे, b को से डिवाइड करके देखेंगे। अगर d डिवाइड करेगा b को तो कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक या ज़्यादा,
और अगर डी डिवाइड नहीं करेगा बी को तो उस वक्त कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अब कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो जितना जीसीडी होगा, ए और एम का जितना जीसीडी होगा उतने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक 1 जीसीडी है, रिलेटिवली प्राइम है, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 है, 3 है, 4 है इसका जीसीडी, तो जितना जीसीडी है उतने सोल्यूशन इसके इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखें अगर हम, तो 25 और 100 का अगर आप जीसीडी फाइंड आउट करें, तो वो कितना आएगा, इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो इसका कॉमन डिवाइजर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो क्या 25 12 को डिवाइड करता है, 25 डज नॉट डिवाइड्स 12। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ही जो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन का क्राइटेरिया था वो फेल हो गया, सो नो सोल्यूशन। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर क्या होगा कि इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या कोई स्क्वायर होगा, मे और मे नॉट स्क्वायर, या फिर ये कभी स्क्वायर नहीं होगा, क्या इसके बारे में कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास जो स्क्वायर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। फिर हम बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स की। जितने भी बच्चों हमारे पास इंटीजर हैं, आपको पता है हमारे पास पूरा सेट ऑफ इंटीजर है z, इसको हम लिख सकते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। जितने भी इंटीजर हैं उन सब के अंदर एक इवन इंटीजर आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक इवन, एक ऑड, एक इवन, एक ऑड। इसका मतलब है जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो 2n की फॉर्म के होंगे या 2n+1 की फॉर्म के होंगे, यानी कोई भी इंटीजर जो है वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अब हमने तो स्क्वायर की बात की है, तो हम अगर इसका 2n का स्क्वायर लेके देखें, हम 2n का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n² आ जाएगा। अब 4n² जो है ये 4 का मल्टीपल है, तो अगर हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें, यानी ये 4n² कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा मॉड 4 में। जो इस चीज़ को पहले आप लोग यहाँ पे समझ लें कि देखें, अगर हम बात कर रहे हैं, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे है मॉड 3। अब 3 का कोई भी मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं 3 में 3 खुद आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, जितने भी 3 के मल्टीपल हैं, यहाँ पे अगर आप एक मल्टीपल लिखते हैं 9, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉड 3 में। मॉड 3 में जो हर वो नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इसी तरह फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है 9 + 12 + 2। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड 3 में ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड 3 में किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखें इसके अंदर सम हो रहा है 3 नंबर का, तो कौन कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है, 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएंगे। अब ये 2 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और तो इसका मतलब है 9 + 12 + 2 ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ये सारा नंबर जो है 9 + 12 ये कितना आएगा, 21 + 2 23 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3 होगा।
तो यहाँ से आप लोगों ने बस एक बात समझनी है कि हम हर वो नंबर जो मॉड का मल्टीपल है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अंडर डैट मॉड। अब अगर हम यहाँ पे 4n स्क्वायर को देखें तो 4n स्क्वायर तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अगर हम मॉड 4 ले लें। मॉड अंडर मॉड 4 जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, यानी हमारे पास जितने भी इंटीजर है दो ही केसेस हैं उनके लिए, या तो वो इवन नंबर होगा या ऑड होगा। अब हमने इवन नंबर का स्क्वायर करके देखा तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आया मॉड 4 में। हम ऑड नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं, हमने 2n+1 इसका स्क्वायर किया तो बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 ये आ जाएगा। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड 4 में, मॉड 4 देखें इसमें 4n स्क्वायर भी 4 का मल्टीपल है, 4n भी 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 है। और हमारे पास क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब है कि जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉड 4 में, और जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉड 4 में। तो बच्चों यहाँ से हम ये समझे कि जितने भी इंटीजर्स हैं, कोई भी हम आपके पास इंटीजर आ जाए, जब उसका स्क्वायर लिया जाएगा तो वो जो स्क्वायर होगा अंडर मॉड 4 वो या तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा या कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई नंबर आता है अंडर मॉड 4, अगर हमारे पास किसी नंबर के स्क्वायर का इसके अलावा कुछ रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनके लिए दो ही केसेस हैं, वो या तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होंगे या कॉन्ग्रुएंट टू 1 होंगे। क्योंकि अगर वो ऑड है तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा, और अगर वो इवन है तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा अंडर मॉड 4। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड इंटीजर्स। हमारे पास दो ऑड इंटीजर्स हैं और उन दोनों का स्क्वायर लेके हमने सम करना है। हमने उन दोनों को फर्ज करेंगे कि ये हमारे पास दो ऑड इंटीजर है, उनका स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे, और उसके बाद अंडर मॉड 4 उनका जो रिमाइंडर है वो लेके देखेंगे। अगर वो 0 और 1 के अलावा कुछ आता है तो इसका मतलब है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर वो यानी 0 या 1 आ सकता है तो इसका मतलब है वो स्क्वायर होगा। तो देखते हैं बच्चों इसके बारे में। अब देखें हमारा क्वेश्चन है दो ऑड इंटीजर्स। तो हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक इंटीजर है 2m+1, ये एक इंटीजर है, और दूसरा इंटीजर हमने ले लिया 2n+1, ये दो इंटीजर ले लिए। और हमें कहा क्या गया कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कर लें, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर लिया, वो जो 2m+1 का स्क्वायर और फिर 2n+1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड इंटीजर्स हो गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4m स्क्वायर प्लस 4m+1 प्लस, और ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n+1। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे लिख लिया 4 × m+n, ये लिख लिया, इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो m+n आ गया, और 1+1 2 आ जाएगा। अब देखें अगर हम मॉड 4 की बात करें तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड 4 में, मॉड 4 में। तो बच्चों देखें ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है 4 × m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास ये भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा। और ये 2 है, ये नंबर छोटा है 4 से, तो इसका मतलब है ये 2 आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स 2m+1 का स्क्वायर प्लस 2n+1 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 2 आ गया, इसको स्क्वायर बनने के लिए कॉन्ग्रुएंट टू 0 या कॉन्ग्रुएंट टू 1 आना चाहिए था अंडर मॉड 4। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड इंटीजर्स कैन नेवर बी अ कंप्लीट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, इसका हमारे पास बच्चों आंसर होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
इसके 4 ऑप्शंस हैं, परफेक्ट स्क्वायर, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये ऑड नंबर भी नहीं हो सकता। 2 स्क्वायर ये जो हमारे पास एक इसका ऑप्शन गिवन है कि ऑड नंबर भी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो ऑड नंबर होगा, ये दोनों ऑड हैं, तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। स्क्वायर लेने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ऑड। और ये जो स्क्वायर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लें तो ऑड ही आता है, तो इसका आप स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। और 2 ऑड नंबर्स को अगर आप सम अप करें तो आपके पास तो इवन आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है जो थर्ड ऑप्शन है आपकी कि इसका आंसर एक ऑड नंबर आ सकता है, वो भी बात ठीक नहीं है। इसका आंसर तो एक इवन नंबर आता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होगी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन अगर हमारे पास a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, एक ही नंबर 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। देखें, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a b के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यानी आप b को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, b को 2 से मल्टीप्लाई करें 2b, तो फिर भी a डिवाइड करेगा 2b को, क्योंकि वो तो b को भी डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब है कि फिर a जो है वो bx को डिवाइड करता है, और अगर a c को डिवाइड करता है तो cy किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेगा, और इन दोनों के सम को भी फिर a डिवाइड करेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिख लिया a डिवाइड्स bx प्लस cy, विच इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। तो आप बच्चों x और y कुछ भी ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, x और y कोई भी इंटीजर ले लें, a टू फॉर्म द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। तो a जो है वो b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़रूर डिवाइड करता है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है कि ओनली x इज लेस देन 0, y लेस देन 0, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो कंडीशन है कि अगर a b को डिवाइड करे और a c को डिवाइड करे तो a उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, ये होल्ड करेगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी भी 1 है और जीसीडी ऑफ ए सी भी 1 है। ए का जो रिलेशन है बी के साथ वो भी रिलेटिवली प्राइम का है और ए सी के साथ भी रिलेटिवली प्राइम है। तो बच्चों ए जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ भी फिर रिलेटिवली प्राइम होगा। दिस मीन्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी है वो भी क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो कितने होंगे। तो जो भी प्राइम नंबर होगा बच्चों उसको हम सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 7, और इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर हम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है किसी भी प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, 2 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं तो उसका आंसर 1 होगा। यानी अगर हमारे पास ये कहा जाए ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख के बताएं कि इसके कितने फैक्टर्स, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 7 को फिर सिर्फ 7 ही लिखा जा सकता है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 जो है वो बच्चों हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 को सिर्फ 7 ही लिखा जाएगा और उस वक्त इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो सिर्फ 1 होंगे। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये है कि 7 के कितने फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इंटू 7 हो सकता है, 1 और 7। और दूसरा क्वेश्चन ये कि किसी प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसके हमारे पास सिर्फ एक प्राइम फैक्टर होगा, तो उसका आंसर हमारे पास 1 होगा। ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनमें आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर 18 to the power 6 is congruent to R mod 7 हो, mod 7, तो R कितना होगा, R की वैल्यू क्या होगी। तो 18 to the power 6 तक आप पहुंच जाएं, दोनों तरफ आहिस्ता आहिस्ता पावर्स लेके। तो सबसे पहले तो देखें बच्चों, अगर हमारे पास हम सिर्फ 18 को देखें तो 18 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर mod 7, mod 7 18 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 7 2 14, तो 14 इसमें से माइनस करेंगे तो इसका मतलब 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 18 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का स्क्वायर 16 mod 7। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 किसका कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर mod 7, 7 2 14, ठीक है ना, 16 को रखें, 7 को डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, 7 2 14, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब है 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 अंडर mod 7। तो हमने 18 की पावर 6 चाहिए, तो यहाँ पे कितनी पावर लें आप, दोनों तरफ 3 पावर लें, तो यहाँ पे 6 पावर बन जाएगी। 18 की पावर 2 और उसकी पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 3 mod 7। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया 18 टू दी पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 mod 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 18 टू दी पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर mod 7, 1 के, तो ये mod 7 आ गया। इसका मतलब है 18 टू दी पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है mod 7। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है 3 2 8 और नॉन ऑफ दीज, तो इनमें से कहीं पर 1 नहीं है, तो इसका मतलब होगा बच्चों कि इसका आंसर जो होगा वो नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ, हमने जीसीडी फाइंड आउट करना है बच्चों, जीसीडी फाइंड आउट करना है 3 की पावर 18, 3 की पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर, ये हमारे पास है 5 की पावर आई थिंक 17 है, जो भी हो मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। और उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। इसका आंसर बताना चाहते हैं हम कि इसका जीसीडी कितना होगा। तो बच्चों देखें, ये जो दोनों नंबर हैं, ये भी और ये भी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मौजूद हैं, यानी जिनकी भी ये पावर्स हैं 3 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 17, ये दोनों प्राइम है, यहाँ भी दोनों प्राइम है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मौजूद हों और उनका हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना हो, तो उनमें जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे होंगे, हम उनकी दोनों में देख के तो जो लीस्ट पावर होगी वो यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 18 है तो यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो कम पावर कहाँ पे होगी, यहाँ पे, तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 आ गया। उसके बाद दूसरा कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्ट कौन सा यूज हुआ, 5, तो 5 को लिख लिया। 5 की पावर यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 5 की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पे 5 मौजूद ही नहीं, तो कम कौन सी हुई, 5 की पावर 0, तो यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई, तो इधर हमें 2 नजर आ रहा है, 2 की पावर 12 और यहाँ पे 2 है ही नहीं, इसका मतलब है 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0। कम पावर कहाँ पे है, जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे होंगे उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं जीसीडी। और जो एलसीएम होता है वो कैसे आता है, जो हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर होती है, इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स यूज हो रहे होते हैं उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उनको हम लिख लेते हैं,
और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जी एलसीएम आ जाता है। जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए हमने लीस्ट पावर लिखनी होती है। अगर हमारे पास एक प्राइम, यानी आप सिंपल ये समझ लेंगे एक प्राइम नंबर एक नंबर में तो मौजूद है, यानी एक प्राइम फैक्टर एक नंबर में तो मौजूद है, दूसरे में मौजूद ही नहीं, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे 5 की पावर 0 हमने लिखा, मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको 2 की पावर 0 लिखा, ये समझाने के लिए लिखा। 3 की पावर 5, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 बच्चों इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर हमारे पास फॉर अ प्राइम नंबर p स्क्वायर रूट ऑफ p के बारे में क्या कहते हैं, तो याद रखें ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। इसका हम फर्स्ट ईयर से प्रूव करते आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट कर दें तो इर्रेशनल है। इसी तरह आपके पास 3 है और 5 है, इसका स्क्वायर रूट करें तो ये भी इर्रेशनल। तो ये सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, इसको आपने बच्चों समझना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 हो तो जीसीडी ऑफ ए क्यूब और बी क्यूब के बारे में आप क्या कहेंगे। बच्चों अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, a को भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, b को भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, इन दोनों की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप a और b दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका मतलब है दोनों के अंदर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर मौजूद नहीं है। तो अगर इन दोनों में कोई प्राइम फैक्टर मौजूद नहीं है तो आप इन दोनों की कितनी भी पावर ले लें, जब पावर लेंगे प्राइम फैक्टर की तो पावर ही बढ़ेगी ना, उनके अंदर कॉमन तो कोई चीज़ नहीं आएगी, उनकी तो पावर ही बढ़ेगी। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास है कोई भी आप दो जो है नंबर ले लेते हैं जो रिलेटिवली प्राइम है, हम फर्ज को बच्चों ले लेते हैं 3 और 4। अब 3 और 4 का जीसीडी कितना है 1 है, तो 3 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसकी तो वो तो 3 ही आएगा, और 4 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या आ जाएगा 2 की पावर, यानी 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब आप इसकी जितनी मर्जी पावर ले लें, ये दोनों डिफरेंट है, 3 और 2 ये दो डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, आप इनकी जितनी मर्जी पावर ले लें ये खुद तो चेंज नहीं होंगे, पावर इनकी बढ़ेगी ना। आप 3 इन दोनों की पावर 2 ले लेते हैं अगर, तो 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 4 की पावर 2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। 4 की पावर 2 का मतलब है 16, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 2 उनकी पावर बढ़ी है, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 4, लेकिन उनमें कॉमन क्या है कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब होगा कि अगर दो नंबर का जीसीडी 1 है तो आप उनकी कोई भी पॉजिटिव पावर ले लें, ए क्यूब बी क्यूब ले लें, ए की पावर 4 बी की पावर 4 ले लें, तो पावर बढ़ने से उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो तो चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर का जीसीडी 1 है तो उनकी nth पावर का जीसीडी भी 1 होगा। तो यहाँ से हम एक जनरल रिजल्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एन एंड बी एन भी 1 होगा। तो जीसीडी ऑफ ए क्यूब एंड बी क्यूब भी वो भी कितना होगा, फिर वो भी 1 होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।